हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुमंत कुमार और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेल बजट 17-18 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ये थे वो क्वेश्चंस, हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया है। मर्ज क्यों किया गया है इसको हम लोग देखेंगे। इस साल जेटली साहब ने जो रेल बजट है उसको केवल 3 मिनट में निपटा दिया अपने भजन भाषण में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो बजट है उसको क्यों मर्ज किया गया जनरल बजट के साथ। पहला रीज़न था कि जो रेल बजट था वो एक पॉपुलिस्ट मेज़र बन गया था। नेताजी आते थे, नए नए ट्रेन्स लॉन्च करते थे और चुनाव में वोट पाते थे। इससे होता क्या था, इन पॉपुलिस्ट मेजर्स के कारण सरकार को काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी पैसे खर्च होते थे। काफ़ी जगह जहाँ पे यात्री मौजूद भी नहीं होते वहाँ पे नए नए स्टेशन बना दिए गए थे। इस कारण से रेलवे को काफ़ी नुकसान होता था। तो अगर हम लोग ये रेल बजट हटा देंगे तो होगा क्या, हम लोग पॉपुलिज्म को हटा देंगे। हम लोग बस वोट पाने के लिए जो ट्रेन लॉन्च किए जाते हैं उसको हम लोग हटा देंगे। एक और फ़ायदा ये होगा कि जो रेलवे होगा वो अब बैकग्राउंड में आ जाएगा, वो अब लाइमलाइट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो सरकार को अब जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे वो करने में आसानी रहेगी। मतलब ये कि हम लोग अब जो ट्रेन फेयर्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यात्री किराया बढ़ेगा तो रेलवे को फ़ायदा होगा, रेलवे को फ़ायदा होगा तो ये नए नए ट्रेन लॉन्च कर पाएंगी, है ना, नई नई फैसिलिटी दे पाएंगी। जो सफाई नहीं रहती वो सफाई हो पाएगी। आपको ट्रेन पे अब नए नए एस्केलेटर्स वगैरह मिल जाएंगे देखने को। तो ट्रेन का किराया बढ़ाने से ये सब फ़ायदे होते हैं। एक और रीज़न ये था कि एक बजट बनाने में काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारा पैसा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग रेल बजट को हटा देंगे तो हमारा जो पैसा है और जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बच जाएगा। ठीक, तो फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा हमारी जनता का होगा। देखिए, अभी एक और क्या हुआ था कि जो रेल बजट है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी घट गया था। ठीक है, रेल किस में आता है? रेल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इंफ्रा में तो काफ़ी सारी और चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है, हाईवे है ना, सब तो मतलब इंफ्रा में ही आते हैं। तो जो रेल है इसका जो साइज़ था रेल बजट का काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था। तो इतने साइज़ के लिए एक स्पेशल बजट होना लाजमी नहीं लगता। रेल बजट को हटाने का एक कारण और भी था कि इसको हटाने के बाद जो रेलवे है उसको सरकार को अब जो डिविडेंड प्राप्त होता है रेलवे को उसको सरकार को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, रेलवे को जो भी फ़ायदा होता है ट्रेन चलाने से वो अब सरकार को नहीं देगा, वो अब अपने पास रखेगा रेलवे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, रेलवे के पास अब और पैसे होंगे खर्च करने के लिए। रेलवे के पास पैसे होंगे तो हमें नई नई सुविधाएं मिलेंगी। ठीक, तो ये सब रीज़न था कि जो बजट है उसको क्यों मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ठीक है, गोवा में चुनाव हो चुका है और जो पंजाब है वहाँ चुनाव हो चुका है। यूपी वगैरह में चुनाव होना अभी बाकी है। इस कारण से जो अपना इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा कि डोंट अनाउंस एनी स्कीम फॉर पॉल बाउंड स्टेट्स। तो जो सरकार है उन्होंने इस आज्ञा का पालन किया और कोई नई ट्रेन नहीं लॉन्च की गई। ठीक, इस साल फोकस एरिया क्या है बजट का? फोकस एरिया है रेलवे की सेफ्टी इंश्योर करना। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस कारण से सरकार का इस साल ये फोकस है कि ट्रेन की सेफ्टी इंश्योर की जाए। फिर सरकार ये चाहती है कि जितने भी टिकट बुक होते हैं वो डिजिटली बुक हों। ठीक, इसके लिए सरकार ने जो सर्विस टैक्स है, जो सर्विस चार्ज है जो टिकट्स पे जो वो लेती है उसको भी उन्होंने हटा दिया है। फिर सरकार ये भी अनाउंस किया है कि जो रेलवे के जो PSUs हैं, कुल 3 PSUs को सरकार लिस्ट करने जा रही है स्टॉक मार्केट में। किसी भी कंपनी के शेयर्स लिस्ट करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे आगे। फिर सरकार ये भी चाहती है कि ये कम्पिटिटिव रेल फेयर सेट करे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि काफ़ी टाइम जो होता है कि जो रेल का जो किराया होता है फ्राइट ट्रांसपोर्ट के लिए वो हाईवेज़ के मुकाबले ज़्यादा होता है, हाईवेज़ के मुकाबले। ठीक है, तो इस कारण से जो रेल का जो पार्टिसिपेशन है फ्राइट ट्रैवलिंग में वो थोड़ा सा कम हो गया है। फिर रेलवे भी ये भी इंश्योर करेगा कि जो पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका सेफ्टी इंश्योर की जाए। फिर कैपिटल एंड डेवलपमेंट वर्क पे ज़्यादा फोकस करेगा। जो क्लीननेस है उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जो बायो टॉयलेट्स होते हैं उस पर फोकस किया गया है। ठीक, और रेलवे में जो अकाउंटिंग रिफॉर्म्स होने हैं उस पर सरकार का फोकस है। तो ये सारे जो हैं फोकस एरिया हैं इस साल के रेल बजट में। इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई नई स्कीम्स नहीं लॉन्च की गई है, कोई नए ट्रेन्स नहीं लॉन्च की गई हैं। पहले हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो रेल बजट है उसको एक्वर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1924 में सेपरेट किया गया था जनरल बजट से। ठीक, इसको 2017 में मर्ज कर दिया गया वापस में। ठीक, इस बजट में ये अनाउंस किया गया है कि 3500 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन्स हैं वो कमीशन की जाएंगी। ठीक, 1 लाख करोड़ का एक रेलवे सेफ्टी फंड बनेगा और 7000 रेलवे स्टेशन को पूरी तरह सोलर पावर बनाया जाएगा।
तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो रेलवे का ध्यान मेनली सेफ्टी की ओर है और ई टिकट्स की ओर है, डिजिटल इंडिया की ओर है। सरकार ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर टोटल 39,61,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ठीक, इस पूरे बजट में से 1,31,000 करोड़ रुपए रेलवे को मिलेंगे। ठीक, बजट में कोई नई ट्रेन लॉन्च नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये इंस्ट्रक्ट किया था गवर्नमेंट को कि मॉडल कंडक्ट के अंदर यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर ये सभी राज्यों में इलेक्शन होने हैं। इस कारण से इन राज्यों के लिए कोई स्पेशल स्कीम या कोई स्पेशल जो ट्रेन्स हैं वो लॉन्च ना की जाए। तो सरकार ने इलेक्शन कमीशन की इस बात का पालन किया और कोई नई ट्रेन्स नहीं लॉन्च की। चूँकि सरकार का फोकस है पैसेंजर सेफ्टी पे, इसलिए सरकार ने एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष फंड का निर्माण किया है। ये फंड जो है 1,00,000 करोड़ रुपए का होगा, जो 5 साल के लिए क्रिएट किया जाएगा। ठीक, सरकार ने यह भी कहा है कि जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं उसको 2020 तक पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो अनमैन्ड फाटक हैं उसको 2020 तक हटा दिया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। आप लोग काफ़ी बार सुनते होंगे कि जो ट्रेन और ट्रॉली की टक्कर हो गई, ट्रेन और जो ट्रैक्टर थे उसमें टक्कर हो गई। ठीक है, ये टक्कर कब होती है? जब फाटक पे कोई रेलवे का एम्प्लॉय नहीं होता। ठीक है, उसको निगरानी करने के लिए कोई एम्प्लॉय नहीं होता। अगर हम लोग इन सब क्रॉसिंग्स को हमेशा के लिए हटा देंगे तो वहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। ठीक, ये काम कब तक हो जाएगा? ये काम 2020 तक हो जाएगा। सरकार की अगली अनाउंसमेंट ये है कि उन्होंने जो ई टिकट था उस पर जो सर्विस चार्ज लेते थे सरकार, उसको उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है। जब भी आप लोग IRCTC से कोई ई टिकट बुक करते होंगे तो आपको स्लीपर क्लास पे 20 रुपये का सर्विस चार्ज और AC क्लास की टिकट पे 40 रुपये का सर्विस चार्ज देना पड़ता था। ठीक है, सरकार ने अब इस सर्विस चार्ज को विथड्रॉ कर लिया है, हटा लिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे अब ज़्यादा लोग ई टिकट बुक करेंगे। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। ये तो हुआ पब्लिक को फ़ायदा। सरकार को क्या फ़ायदा होगा? सरकार का जो ऑपरेशन कॉस्ट था टिकट बुक करने का वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, जो ऑपरेशन कॉस्ट था वो डिक्रीज़ होगा। ये फ़ायदा हुआ सरकार को। आपको क्या फ़ायदा हुआ? पब्लिक को ये फ़ायदा हुआ कि उसको पैसे कम देने पड़ेंगे अब, है ना। जो टिकट होंगी वो सस्ती होंगी। अब टिकट सस्ती होंगी तो ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे रेल पे, है ना। तो जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ये फिर से बढ़ेगा। समझ रहे हैं? शुरू में इस सर्विस चार्ज को हटाने पे सरकार को 2 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान होगा। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार जो है अपने जो PSUs हैं उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगी। जब इन PSUs को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाएगा तो पब्लिक जो है इनके शेयर खरीदेगी। इनके शेयर खरीदेगी तो सरकार को पैसे रेज होंगे, पैसे मिलेंगे सरकार को। इस पैसे से वो इस नुकसान की भरपाई करेगी। तो वो कौन कौन से PSUs हैं जिनको लिस्ट किया जाएगा? वो PSUs हैं IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, अगला है IRFC और अगला है IRCON आयरकॉन। ये तीनों PSUs के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जाएंगे। किसी भी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? आप लोग शेयर लिस्ट करेंगे तो कंपनी को क्या होता है? कंपनी को फंड मिलता है। लोग शेयर खरीदते हैं तो फंड मिलता है। ठीक है, सरकार अगर आगे और शेयर इशू करती है तो सरकार को और भी फ़ायदा होगा और मुनाफा होगा। अगला फ़ायदा ये है कि सरकार मतलब कि रेलवे अगर चाहे तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे के बजाय उनको वो शेयर दे सकते हैं। जो IT कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी ये प्रचलन देखा जाता है। जो IT में जो लोग काम कर रहे होंगे वो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा आपको शेयर के रूप में दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो टॉप टैलेंट हैं वो रेलवे की ओर अट्रैक्ट होंगे। अगला फ़ायदा क्या होगा? अगला फ़ायदा ये होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेलवे को अब फंड कलेक्ट करने में, फंड ऑब्टेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके शेयर अब जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इन जो फाइनेंशियल ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको काफ़ी भरोसा हो जाएगा रेलवे पे। अगला फ़ायदा ये है कि शेयर मार्केट में अपने शेयर लिस्ट करने से किसी कंपनी को मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, वो काफ़ी फेमस हो जाता है। अब रेलवे तो इतना फेमस है ही, और कितना फेमस होगा। जो म्यूचुअल और हेज फंड हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसे एक नुकसान का सौदा समझती है। क्यों? क्योंकि जो रेलवे है वो अक्सर नुकसान में ही चलता रहता है। तो जो म्यूचुअल फंड और हेज फंड वगैरह होंगे, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वगैरह होंगे, वो रेलवे में अब ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे।
इस शेयर्स के लिस्ट होने के बाद। ठीक, एक बार अगर शेयर लिस्ट हो जाए स्टॉक मार्केट में तो उस कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो उसके जो शेयर हैं वो गिरने लग जाएंगे, है ना, कंपनी को नुकसान होने लग जाएगा। तो इससे कोई कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है ये पता चलता है। द कंपनी इज इनडायरेक्टली इंडोर्स्ड बाय देयर स्टॉक ट्रेडर ऑन द एक्सचेंज। ये तो हुई स्टॉक लिस्ट। सरकार ने अगला अनाउंसमेंट ये किया है कि जो लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं रेलवे उनसे पार्टनरशिप करेगी। क्यों? ताकि उनको जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको एंड टू एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। देखिए, ये रेलवे पटरी है, ठीक, यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, यहाँ से गुड्स गया, यहाँ पे ट्रेन पे लोड हो गया, ठीक, ट्रेन से माल ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पे था जयपुर, पहुँच गया दिल्ली पहुँच गया, मार्केट है इस साइड, ठीक। तो अब ये बताइए कि गुड्स तो यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ से यहाँ तक पटरी है नहीं, तो गुड्स यहाँ पे मार्केट में कैसे आएगा? वो रोड से आएगा, है ना। तो सरकार ने ये कहा है कि हम लोग जो रेलवे है उसको इंटीग्रेट करेंगे बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? वो हैं हाईवेज, वाटरवेज, एयरवेज इत्यादि, ठीक है। तो सरकार ने ये कहा है कि जो 18 पार्टनर्स हैं उनसे पार्टनरशिप करेगी ताकि लास्ट माइल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक। यहाँ से हाईवे द्वारा माल लाया जाएगा, रेल से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और फिर वहाँ से रोडवेज द्वारा मार्केट तक माल पहुँचा दिया जाएगा। तो देख रहे हैं, एंड टू एंड काम हो गया, ठीक है। तो इससे रेलवे को काफ़ी बिजनेस प्राप्त होगा, ठीक। अभी कंपनीज करती क्या हैं कि रोड, रेल और रोड से जाने के बजाय वो सीधा माल भेज देती हैं रोड से, ठीक है। तो अगर रेलवे पूरा इंटीग्रेटेड मोड प्रोवाइड करेगी तो रेलवे को ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। अब एक और फ़ायदा क्या होगा? जो पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे कि टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, इनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रेल रोलिंग स्टॉक को कस्टमाइज़ किया जाएगा, तो रेलवे को और एक्स्ट्रा बिजनेस प्राप्त होगा। सरकार ने यह भी अनाउंस किया है कि 500 स्टेशंस को डिफरेंशियली एबल फ्रेंडली बनाया जाएगा, ठीक। देखिए, ये जो काम किया गया है ये सुगम्य भारत स्कीम जो लॉन्च हुआ था उसके अंतर्गत किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा? इसमें लिफ्ट बनाए जाएंगे स्टेशन पे और वहाँ पे एस्केलेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। इनका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। अब आई बात क्लीननेस पे। सरकार ने ये कहा है कि सभी रेल कोचेस में 2019 तक बायो टॉयलेट्स लगा दिए जाएंगे, ठीक। देखिए, बायो टॉयलेट आपको ऐसा दिखेगा, ये देख रहे हैं, ये है बायो टॉयलेट। हर बायो टॉयलेट में एक बायोडाइजेस्टर टैंक होता है। इस टैंक में 4 टाइप के एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो ह्यूमन एक्सट्राटा होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। कितने स्टेप्स में? 4 स्टेप्स में। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? वो है हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस और मेथेनोजेनेसिस, ठीक। पूरा प्रोसेस होने के बाद उसमें कोई गंदा स्मेल नहीं होता। इस पूरे प्रोसेस का एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज पहला तो यह है कि वहाँ पे कोई स्मेल नहीं होगा, ठीक है। इसको लगाने के लिए कोई बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। छोटे स्पेस में आराम से जो बोगी है उसके अंदर लग जाता है, ठीक है। जो पटरी होती है वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है 4 स्टेप का, इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है वाटर प्लस मेथेन गैस, ठीक। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। जो वाटर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन में, जो मेथेन गैस है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल में। कहाँ? खाना वाना बनाने के लिए, ठीक। तो देख रहे हैं कि हमें जो प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट प्राप्त होता है इसका भी हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला? आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अब हम लोग देखते हैं कि जो टॉयलेट्स हैं इसका एडवांटेज क्या है जो पहले टॉयलेट्स हैं उसके मुकाबले। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा क्या था? जो पटरी है वहाँ पे अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो पटरी पे जो लोग काम करते हैं, जो रेलवे ट्रैक के स्टाफ्स होते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। और चूँकि पटरी साफ़ रहेगी तो सरकार को क्या मिलेगा? क्लीन इंडिया। जो क्लीन इंडिया का जो मिशन है सरकार का वो सक्सेस होगा। फिर ये जो नए टॉयलेट्स हैं, जो बायो टॉयलेट्स हैं, वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक, और वो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। रेलवे में जो और भी जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके डिस्पोजल के लिए सरकार प्लांट सेटअप करेगी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स।
यहाँ पे ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं इनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। ये पहले कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, पहले हमें मिलेंगे जयपुर में और नई दिल्ली में। इसके अलावा 5 और स्टेशन हैं, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक, सरकार ने पैसेंजर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए एक SMS बेस्ड सर्विस लाएगी। उसका नाम क्या होगा, क्लीन माई कोच सर्विस। इस सर्विस से क्या काम होगा, आप लोग इसका नाम देखकर ही समझ सकते हैं। ठीक, सरकार ने एक कोच मित्र फैसिलिटी भी लाई है। क्यों, ताकि कोच में जितने भी कंप्लेंट्स हैं, एक बोगे में जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। कौन सी फैसिलिटी है, कोच मित्र फैसिलिटी। ठीक, रेलवे ने कहा है कि वो कॉम्पिटिटिव टिकट बुकिंग फैसिलिटी लॉन्च करेगी, पब्लिक को ऑफर करेगी। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जो 7000 स्टेशन हैं उनको सोलर पावर बना दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो था हमारा इस साल का रेल बजट। अब जेटली जी ने तो 3 मिनट में ख़त्म कर दिया, मगर हमें तो पूरा पढ़ना है ना, पूरा अच्छी तरह से एनालाइज करना है। तो बजट डॉक्यूमेंट में जो जो भी चीज़ें थी बजट से रिलेटेड वो हमने आपको बता दी। अब हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने आपको पिछली क्लास में दिए थे, पिछले लेक्चर में मैंने दिए थे। पहला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमंग दोज 8 कोर इंडस्ट्रीज। देखिए जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया था, ऑप्शन था सीमेंट। सीमेंट है क्या कौन इंडस्ट्री, सीमेंट है, ये सही है। फर्टिलाइज़र है क्या, फर्टिलाइज़र है, 2 सही है। नेचुरल गैस है, ये भी है। रिफाइनरी प्रोडक्ट भी है। टेक्सटाइल नहीं है। ठीक, तो जहाँ जहाँ 5वां ऑप्शन है वो तो मेरा आंसर नहीं है। 5 गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1, 2, 3 एंड 4 ये मेरा सही ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन सी सही है। ठीक, इसका आंसर क्या हुआ, सी। अगला सवाल देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर। देखिए इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, पल्प और थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करने वाला इंडस्ट्री थर्मल पावर है। ये पावर कहाँ यूज़ करता है, ये जो वाटर कहाँ यूज़ करता है, ये वाटर को स्टीम बनाता है। ठीक है, और स्टीम से वो टरबाइन चलाता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर कौन यूज़ करता है, थर्मल पावर। आंसर क्या हुआ, डी। अगला सवाल है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो। देखिए डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो काम कर रहे हैं उसमें से अगर किसी को आप हटा भी देंगे, जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मान लेते हैं कि किसी काम को कर रहा है 5 आदमी। ठीक, तो 5 आदमी से अगर मैं से एक आदमी को हटा भी दूं तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। मेरा आंसर क्या हुआ, सी। आज आपको हम 3 क्वेश्चन और दे रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल वाई डज इंडिया इम्पोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। ऑप्शन 1, 2, 3। अब इसमें से आंसर चुन लीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, अभी हमने देखा कि कौन कौन से कोर इंडस्ट्री थे 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन हाईएस्ट वेट। किसको दिया गया है, कोल को, इलेक्ट्रिसिटी को, फर्टिलाइजर को, स्टील को, किसको दिया गया है। FRP ऑफ शुगर केन, गन्ने के लिए जो FRP अनाउंस की जाती है उसको कौन अप्रूव करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और डी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, APMC। इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, इसके आंसर्स मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।